सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर डेट इज लिविंग वर्ल्ड। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा नीट 25 में। एंड जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे वो पढ़ेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स, बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक्स। और मुझे जहाँ तक लग रहा है नीट 25 में टेक्सोनोमी से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, या तो किंगडम फाइलम कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे। सो यू नो ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें हम बहुत जल्दी क्विकली पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर ट्रिक्स, एनसीईआरटी पॉइंट्स, हाईलाइट सब कुछ करके, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, देरी नहीं करते हैं। लिविंग, सो लिविंग वर्ल्ड जो हम कहते हैं तो सबसे पहले हम जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हैं फीचर्स। सो व्हेन वी से लिविंग ऑर्गेनिज्म फीचर्स, ठीक है। सो क्या होता है कि हाथ पाँव आंख नाक हेयर ये सब क्या बोलोगे, कैरेक्टर बोलोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर बोलोगे। सो एक होता है फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। एक होता है आपका डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। सो फीचर तो हो गया जो आपको जो भी कैरेक्टर दिखने वाला है, एक हो गया डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर या फिर क्या कैरेक्टर। सो व्हेन वी से डिफाइनिंग कैरेक्टर, आपको समझना है कि आप कौन से कैरेक्टर को डिफाइनिंग बोलोगे, उसी कैरेक्टर को डिफाइनिंग बोलोगे जो दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। नॉन लिविंग में एक भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा, और दुनिया का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर मिलेगा, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, आपका प्रोटिस्टा हो, प्लांट हो, एनिमल, वो कैरेक्टर सब लिविंग में मिलना चाहिए। बट नॉन लिविंग जैसे ब्लैक बोर्ड पेन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए, मतलब 0% नॉन लिविंग, एक भी नॉन लिविंग में नहीं, और सारा का सारा लिविंग में मिलेगा, वो सही कैरेक्टर को आप बोलोगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। बस इतना समझ ले तो ये फीचर वाला पार्ट अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे ये तो बेसिक बात है, इसमें कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन जो है आपका लास्ट में सब काम आएगा, मैं रटवा दूंगा, डोंट वरी। सो अभी हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किताब डिस्कस किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें ग्रोथ का, ठीक है। सो व्हेन वी से ग्रोथ, ग्रोथ का हम बेसिकली ट्विन कैरेक्टर पढ़ते हैं। एक कैरेक्टर होता है इंक्रीज इन मास और एक होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है आपका, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल है, ये इसने ग्रो किया, ठीक है। सो इसका मास बढ़ गया तो आप बोलोगे हाँ ग्रोथ हो रहा है। फिर क्या करेगा, ये एक सेल है, अब ये डिवाइड कर दिया, एक से बन गया आपका दो। पहले मास बढ़ा लिया, इंक्रीज इन मास, आप इसे भी ग्रोथ बोल रहे हो, ग्रोथ का ट्विन फीचर। अब ये पकड़ लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, पकड़ लो बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया पहले ग्रो किया, अब ये बैक्टीरिया डिवाइड कर दिया तो बन गया है दो बैक्टीरिया। सो ये दूसरा फीचर क्या है कि एक से दो बन गया, तो इसे भी ग्रोथ कहते हैं, डेट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो आप इसे ग्रोथ बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि एक से दो इंडिविजुअल, दो बैक्टीरिया बन चुका है। या फिर आप इसे बोल सकते हो रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक से दो बन चुका है ऑफस्प्रिंग, तो इसे आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म का केस में क्या होता है आपका, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब आप ग्रोथ यूज कर सकते हो या फिर रिप्रोडक्शन यूज करो, टर्म मतलब दोनों का सेम ही होगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। बट अगर बात करें हमारा केस में, मल्टी सेलुलर का केस में अगर आप बात करो तो हमारे में ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास है, और रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मेरा एक बॉडी, एक सेल आपका डिवाइड करके दो बना दे, तो मैं इसको अपना रिप्रोडक्शन नहीं बोलूंगा कि दो रोहित नहीं बन जाएगा, दो आरिच नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ का मतलब अलग है, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग है। बट यूनिसेलुलर का केस में सेम है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ का दो ट्विन फीचर्स है, और वो ट्विन कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज इन मास को भी आप ग्रोथ बोलोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी आपका बोलोगे ग्रोथ। और ये बात हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वही बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, सिनोनिम्स और इंक्लूसिव इवेंट है। जबकि मल्टीसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सिनोनिम्स, ठीक है, अलग अलग इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। फिर अब बताइए, आप इतना देर में आप बताइए क्या ग्रोथ को आप डिफाइनिंग बोलोगे। सो बात करें ग्रोथ का, तो हमारा तो ग्रोथ होता है, ठीक है। क्या नॉन लिविंग का भी ग्रोथ होता है, तो हाँ होता है। माउंटेन्स हो, सैंड हो, बोल्डर्स हो, समय के साथ यहाँ भी चीजों का डिपोजिशन होकर ग्रोथ होता है। क्यों इसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें मास इंक्रीज होगा। ये माउंटेन है, अब समय के साथ यहाँ मास बढ़ रहे हैं लोग, तो ये आप इसे भी ग्रोथ बोलोगे। बट ऐसा ग्रोथ को क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव ग्रोथ। हमारा ग्रोथ को क्या बोलोगे, इंटेंसिव ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ हो रहा है। फिर एनिमल्स का लिमिटेड ग्रोथ होता है, हमारा लिमिटेड ग्रोथ है, सो ऐसा वाले को बोलते हैं डेफिनेट ग्रोथ। फिर प्लांट्स में शॉर्ट डी लाइफ ग्रोथ होता है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उस वाले को आप बोलते हो इनडेफिनेट ग्रोथ। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आगे हम अभी देखेंगे।
सो बेसिकली बात करें ग्रोथ का, तो डेफिनेट या लिमिटेड ग्रोथ होगा किसमें, एनिमल में। इनडेफिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ होगा प्लांट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ होने वाला है, और हम लोग का जो ग्रोथ है इरिवर्सिबल है। ठीक है, एक बार ये लीफ मान लो ग्रो कर गया तो ये वापस से अपने साइज में इतना छोटा से ग्रो कर गया तो वापस ये नहीं बन सकता। बट मान लो माउंटेन में डिपोजिशन से ग्रोथ हुआ है तो आर्ट को क्या कुछ भी है तो वापस ये खत्म हो सकता है या अंदर जा सकता है। ठीक है, सो एक्सटेंसिव ग्रोथ मतलब बाहर से ग्रोथ होगा बाय डिपोजिशन। ठीक है, और ये जैसे माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड ड्यून्स में होता है। सो अगर मान बोलो ग्रोथ डिफाइनिंग है कि नहीं, तो ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स आल्सो ग्रो बाय एक्सटेंसिव ग्रोथ, तो ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं बोलोगे। बट अगर आपको पार्टिकुलरली पूछ ले क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग है, तो यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और नॉन लिविंग में, एक भी नॉन लिविंग में नहीं होता। सो बेसिकली ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन सिमिलर टू इटसेल्फ, ये सेक्सुअली भी हो सकता है प्रोडक्शन या एसेक्सुअली भी हो सकता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का जो छूट जाता है, वो क्या है कि फंजाई ज्यादातर रिप्रोड्यूस करता है कैसे, एसेक्सुअली स्पोर्स है। ईस्ट और हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, बर्डिंग की मदद से। और प्लेनेरिया एनिमल किंगडम में भी हम पढ़ चुके हैं, क्या दिखाएगा, ट्रू रीजनरेशन। एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर जो छूट जाता है, फिलामेंटस अलगी, फंजाई एंड प्रोटोनियम ऑफ मोसेस, दैट इज ब्रायोफाइट, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। दिस इज सम ऑफ लाइंस जो एनसीईआरटी में है, लिविंग वर्ल्ड में जो छूट जाता है। पीवाईक्यूज भी है, अब देख लीजिएगा। तो इतना याद रखिएगा कौन किससे रिप्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। सोचो, तो रिप्रोडक्शन को भी मैं बोलूंगा कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 नॉन लिविंग में तो चलो मान लो रिप्रोडक्शन नहीं है, बट 100% लिविंग में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर मेनी स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बट लिविंग है, तो देखो 100% लिविंग में नहीं आ रहा, लिविंग होकर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। प्लस वर्कर भी जो होता है हनी बी का, वो भी तो लिविंग है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो 100% रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर रहा, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। सो दिस इज इट, रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? टोटल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। टोटल जो केमिकल रिएक्शन है उसी का सम को हम बोल देंगे क्या, मेटाबॉलिज्म। अब मेरे बॉडी में जो टूटने वाला रिएक्शन होगा, ब्रेक डाउन, उसको आप बोलते हो कैटाबॉलिज्म। और जो सिंथेसिस रिएक्शन होता है उसको आप बोलते हो एनाबॉलिज्म। क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म। सो कैटा मतलब ये रखना काटना, तो ब्रेकडाउन रिएक्शन को बोलोगे कैटाबॉलिज्म। जैसे मान लो ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा पायरुविक एसिड में, तो टूट रहा है तो उसको बोलोगे कैटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? एनाबॉलिज्म बोलोगे। सो टोटल रिएक्शन को बोलोगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो सारा का सारा लिविंग में ही होगा सिर्फ, तो मेटाबॉलिज्म इसे डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, नेक्स्ट, सो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। अब बात करें मान लो ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक सिस्टम। अभी टेस्ट ट्यूब में मान लो सारा कंडीशन देकर आप मेटाबॉलिज्म अगर करवा रहे हो तो इसको लिविंग थिंग्स तो नहीं बोलोगे, क्योंकि इन विट्रो करवा रहे हो, लेबोरेटरी में करवा रहे हो, यस। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का यहाँ रिएक्शन चल रहा है, मान लो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, तो इस रिएक्शन को आप लिविंग रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, बट लिविंग थिंग्स नहीं बोलोगे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन या लेबोरेटरी रिएक्शन, जो आप सेल फ्री सिस्टम में करोगे आउटसाइड दी बॉडी। नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे मोनेरा का सेलुलर है, प्रोटिस्टा का सेलुलर है, फिर आपका टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हमारा ऑर्गन सिस्टम है। तो दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका तो ऑर्गेनाइजेशन होना ही होना है, तो इसलिए और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम आप डिफाइनिंग फीचर बोलोगे। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड क्या ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे इसका? टिश्यू, सेलुलर कुछ है क्या? नहीं। ये पेन क्या है ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू, सेल कुछ है? नहीं। तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, एक भी नॉन लिविंग में नहीं होता है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसे डिफाइनिंग फीचर। ना बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। मेरे को किसने मारा, मैंने सेंस किया, रेस्पॉन्ड किया, हाथ हटा दिया। चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो, केमिकल फैक्टर हो, या फिर कोई भी फिजिकल फैक्टर हो, अगर सेंस करके रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब बताओ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है कि नहीं? तो जरूर होता है, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है। आज बैक्टीरिया का कल्चर डिश लो तुम, वहां में तुम एंटीबायोटिक दो, वो भी रेस्पॉन्ड करेगा। एक प्लांट लो, प्लांट को लाइट का इम्पैक्ट डालो, वो भी रेस्पॉन्ड करेगा। ये वेनस फ्लाई ट्रैप जो है आपका, इसमें इंसेक्ट आएगा वो ट्रैप करेगा, तो एवरी वन रेस्पॉन्ड। तो कॉन्शियसनेस 100% लिविंग में है। ये ब्लैक बोर्ड क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसको मार रहा तो नहीं कर रहा। ये क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं। ये पेन क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं।
तो नॉन लिविंग में नहीं देखा था, 100% लिविंग में दिखाएगा। देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो क्या, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी फैक्टर्स हो वो होगा। इसके लिए ना कॉन्शियसनेस से कुछ एनसीईआरटीज का लाइन से जो छूट जाता है, जो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। सो फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फोटो पीरियड, फोटो मतलब क्या, लाइट का ड्यूरेशन रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, किसमें, सीजनल ब्रीडर में। सीजनल ब्रीडर मतलब क्या, जो साल के पार्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ह्यूमन का बात करो, क्या दुनिया में ऐसे सुने हो कि ह्यूमन सिर्फ जनवरी फरवरी में रिप्रोड्यूस करता है और पूरे साल रिप्रोड्यूस ही नहीं करता? ऐसा तो होता नहीं है। बट देयर आर सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो पार्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं या पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, तो ओसा वाले को बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। हम पूरे साल कर सकते हैं, तो हमारे वाले को क्या बोलोगे आप, कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो लाइट का पीरियड, अब देखो गर्मी होगा ठंडा होगा, कौन, लाइट का पीरियड ही तो डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं फोटो पीरियड जो है रिप्रोडक्शन का इफेक्ट करता है। याद रखना किस में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस या सीजनल, तो सीजनल ब्रीडर्स में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। फिर दुनिया का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे रेस्पॉन्ड टू केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। ऑब्वियसली लिविंग है, कोई भी केमिकल जाए तो बॉडी तो रेस्पॉन्ड करना ही करना है, तो ये लाइन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस का मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, याद रखिएगा। मोस्ट टेक्निकली ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन है टेक्निकली, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद से बात करना, एबिलिटी टू रीथिंक ऑल दी, क्या किया, सही क्या, गलत क्या, क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल क्या करना है, अभी क्या करना है, ये जो एबिलिटी है अपने आप से बात करने का, रियलाइज करने का, क्या सही क्या गलत, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में है, बाकी लिविंग में नहीं है। हो सकता है रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन एंड हो सकता है आगे जाके ये डेवलप हो जाए। तो अभी के लिए तो हम इतना ही जानते हैं कि ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो क्या इसे डिफाइनिंग बोलोगे, आप खुद बताइए। सिर्फ ह्यूमन में है, बाकी लिविंग में तो नहीं है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर है। इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी आपका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। देखिए इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक चीज फटाफट समझिए। पकड़ लीजिए ये आपका अमीनो एसिड्स है, ठीक है, प्रोटीन है, पकड़ लीजिए, ठीक है। ये पकड़ लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये पकड़ लीजिए आपका ये पकड़ लीजिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और ये पकड़ लीजिए लिपिड्स। सो ये चार का जब ये सब मान लो लोअर लेवल में, इन चारों का जब लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरेक्शन, तो हायर लेवल में क्या बन जाएगा, आपका सेल मेम्ब्रेन बनेगा, लिपिड बाइलेयर है, देखिए ये देखिए लिपिड बाइलेयर। फिर यहाँ में आपका प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एमाइनो एसिड्स, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे ये बन गया है क्या, आपका एक प्रॉपर्टी अराइज हुआ। सो जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन हुआ, जैसे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का, हायर लेवल में एक प्रॉपर्टी अराइज हो गया, डेट इज क्या, एक मेम्ब्रेन बना चुका है ये। तो एक नया प्रॉपर्टी इमर्ज हुआ। जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा तो एक नया प्रॉपर्टी हायर लेवल में इमर्ज होगा, इसी को हम बोलते हैं इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी क्या इंडिविजुअल प्रोटीन में है, नहीं। क्या प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है, नहीं। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन प्रॉपर्टी क्या इंडिविजुअल कोलेस्ट्रॉल में, नहीं। इनके इंटरेक्शन से रिजल्ट बना है, बट ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल में नहीं होता, इसी को हम कहते हैं इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ और सिर्फ फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो इसलिए हम इसे भी डिफाइनिंग कहते हैं। ये एनसीईआरटी का कुछ लाइन है, जब भी इंटरेक्शन होगा लोअर लेवल में, तो हायर लेवल में क्या होगा, नया प्रॉपर्टी आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए सेल्स का, ये मान लीजिए सेल्स है, सेल्स का इंटरेक्शन से बन रहा है टिश्यू। अब टिश्यू में जो प्रॉपर्टी क्या वो सेल्स में है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज का इंटरेक्शन होकर बन रहा है ऑर्गेन। तो ऑर्गेन का जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो हार्ट एक ऑर्गेन है, हार्ट एज एन ऑर्गेन बीट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, राइट। क्या वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल टिश्यू या इंडिविजुअल सेल में है, तो नहीं है। बट कैसे अराइज हुआ, इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टिश्यूज, ठीक है। तो जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा, हायर लेवल में टिश्यू प्रॉपर्टी अराइज होगा, वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल में नहीं होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट, सेल में प्रेजेंट नहीं है, बट कैसे अराइज हुआ, ऐसे इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सिमिलरली ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें जो एटीपी बनाने का पावर है, क्या इसमें छोटा सा मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में है, नहीं है, बट उसका इंटरेक्शन से बना हुआ है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। ऑर्गेनल का प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में नहीं है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल, जो उस ऑर्गेनल को बना कर रखा है, उनके इंटरेक्शन से प्रॉपर्टी आया है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब इसको मैं समराइज करता हूँ वन वर्ड में, ठीक है।
सो इन सबको देखते हुए डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, तो याद रखिएगा E इक्वल टू mc²। सो ये 4 ही आपका डिफाइनिंग फीचर है नीट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc², that is emergence of property is defining feature, metabolism is defining feature, consciousness is defining features and cellular organization is defining feature। खत्म। अब ये फीचर्स को देखते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनसीईआरटी क्या डिफाइन करता है? एनसीईआरटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इवॉल्विंग, समय के साथ खुद इवॉल्व करेंगे, एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब कॉन्शियसनेस का बात कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, याद रखना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और इंटरेक्टिव सिस्टम जो एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करेगा। और ये तो सिंपल सा बात है, बायोलॉजी इज द लाइफ ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन होते रहता है। ये लाइन अनदर इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ नीट PYQ भी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या था, RNA था, RNA से ही हम क्या बोलते हैं, DNA आया। सो पहले मान लो XYZ ऑर्गेनिज्म था, आज ABC है। सो कहीं ना कहीं इसी RNA से हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं इवॉल्व होकर DNA आया। क्या क्या केमिकल इवोल्यूशन है वो हम मोलिकुलर बेसिस में पढ़ लेंगे। जैसे इसमें यूरासिल था, इसमें थाइमिन आ गया, इसमें राइबोस शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो आरएनए से तो DNA बना। तो कहीं ना कहीं दुनिया का हम बोलेंगे ABC, कहीं ना कहीं हम इसी का तो एंसेस्टर है, क्योंकि इसी से RNA से ही DNA बना है हमारा बॉडी का। तो वही बोल रहा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कॉमन है बट अलग अलग डिग्री में। हमारे में DNA में, किसी में RNA है, किसी में DNA का अलग बेस पेयर है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दुनिया का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट के हो या फ्यूचर में आने वाले हैं, सब अपने से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या, वेराइटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेराइटी। अभी तक डायरेक्टली याद रखिएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कितना स्पीशीज डिस्क्राइब है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ोगे कि रॉबर्ट में का एस्टिमेशन था 7 मिलियन, दैट वाज एस्टिमेशन। एक्चुअल डिस्क्राइब कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। उस चैप्टर में लिखा है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, और यहाँ डाटा देकर रखा है दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। सो दिस इज इट। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। टेक्सोनॉमी क्या है, ये बायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ नामकरण होता है, ठीक है। क्लासिफाई किया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा, आइडेंटिफाई करोगे, कैरेक्टर देखोगे और नामकरण कर दोगे। बायोलॉजी का वो ब्रांच जहां आप देखोगे, क्लासिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, नामकरण कर दोगे, उसी ब्रांच को आप बोलोगे टेक्सोनॉमी। और इस टेक्सोनॉमी में अगर आप फाइलोजेनी प्लस कर देते हो, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशन देख के, टेक्सोनॉमी का ही ये जो है उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशन को देख के अगर आप सिस्टमेटिकली क्लासिफाई कर देते हो तो उसी को आप कहते हो सिस्टमेटिक्स, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टमेटिक कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का बीच में डील करता है ऑर्गेनिज्म का। सो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी सिस्टमेटिक्स, लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है। और इसका बाद में लिनियस ने जिक्र किया था अपने बुक में सिस्टमा नेचुरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिस्टमेटिक्स के बारे में कहाँ जिक्र किया, सिस्टमा नेचुरा, कौन सा वर्ड से रिलेटेड, लैटिन वर्ड सिस्टमा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी है आपका 6, याद रखिएगा। दैट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म का आप देखोगे तो सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखोगे, वो यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर। मान लो यूनिसेलुलर है, इसका न्यूक्लियस नहीं है, तो आप उसको नेक्स्ट आइडेंटिफाई करोगे, ओके ये मोनेरा में जा सकता है, तो नेक्स्ट उसका मोनेरा में क्लासिफाई कर दोगे, उसका अकॉर्डिंग टू रूल उसको नाम दे दोगे, नोमेनक्लेचर कर दोगे। सो याद रखना दिस आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। सो कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या, आप कैरेक्टर अंडरस्टैंड करोगे, क्या है स्ट्रक्चर क्या नहीं है, ये सब अंडरस्टैंड करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे आप कौन सा होगा, फिर आप उसका क्लासिफाई कर दोगे कौन सा ग्रुप में जाएगा, एंड फाइनली आप उसका नामकरण दे दोगे, ठीक है। और नामकरण देने का रूल है, मान लीजिए अगर आपका प्लांट है तो प्लांट का आप किसके बेस में नामकरण दोगे, ICBN का बेस में नामकरण दोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर एनिमल है तो उसका नामकरण करोगे आप ICZN का प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल के लिए जूलॉजी, प्लांट के लिए बोटनी, याद रखना नोमेनक्लेचर के लिए। वैसे वायरस के लिए अलग होता है, सबका लिए अलग अलग होता है। अब बात करें नाम का, तो देखो नाम जो होता है दुनिया में, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक होगा उसका लोकल नेम, लोकल नेम। जैसे आसाम में मैंगो को आम कहते हो, अब जापान में जाके आम कहोगे तो क्या पता वहाँ आम का मतलब क्या है, बट जापान में कोई भी साइंटिस्ट को जाके अगर आप कहोगे मेंजिफेरा इंडिका
तो समझ जाएगा ओके ये मैंगो का ही बात हो रहा है। तो एक होता है लोकल नेम, दूसरा होता है आपका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम और साइंटिफिक नेम अगर दो वर्ड से कंसिस्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मतलब दो, और ये दिया था कैर्लोस लीनियस ने। ठीक है, किसने दिया था? कैर्लोस लीनियस, ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नेम दो वर्ड का है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैर्लोस लीनियस ने। ठीक है, सो दो वर्ड नेम का सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिया था किसने? कैर्लोस लीनियस। और इसका कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखोगे आप याद रखना साइंटिफिक नेम जो होता है टू वर्ड का कंसिस्ट करता है, जीनस एंड स्पेसिस। पहला वर्ड होगा जीनस, दूसरा वर्ड होगा स्पेसिस। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, याद रखना, और स्पेसिस हमेशा स्मॉल लेटर। तो यही कुछ रूल्स है, जीनस कैपिटल लेटर ऑलवेज एंड स्पेसिस स्मॉल लेटर। कोई भी वर्ड हो, साइंटिफिक नेम हमेशा डिराइव होता है लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जो समय के साथ कभी चेंज नहीं होगा। सो लैटिन वर्ड से। अब मैं कोई भी साइंटिफिक नेम हो वो लैटिन ओरिजिन में क्या समझूंगा? सपोज जब मैं उसका नाम लिखूंगा, मान लो होमो सेपियंस, तो जब मैं कॉपी में नाम लिखूंगा, ठीक है, तो लैटिन ओरिजिन समझाने के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा सेपरेटली। और प्रिंटेड है तो प्रिंटेड होने से ऐसे देखो इटैलिक्स में होगा। कैसे होगा? थोड़ा टेढ़ा इटैलिक्स में होगा। तो ये हैंड रिटेन अंडरलाइन सेपरेटली या फिर प्रिंटेड आपका क्या समझा देता है इटैलिक्स में? कि लैटिन ओरिजिन है, बस। और ऑथर का नाम जिसने उस नाम को दिया है वो हमेशा याद रखना स्पेसिस का बात आता है, वो भी एब्रीविएशन फॉर्म में। जैसे लीनियस है तो मैंने लीनियस नहीं लिखा है, यहाँ में लीन लिखा हुआ है, एब्रीविएटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये इटैलाइज या अंडरलाइन नहीं होगा। सो यही कुछ रूल्स है। ऑथर नेम में एब्रीविएटेड फॉर्म होगा आफ्टर द स्पेसिस, जीनस का बाद नहीं, बस। और ये कुछ लाइन से ध्यान रखेगा। ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है आपका? ओल्ड टेक्सोनॉमी से मॉर्फोलॉजी का बेस में क्लासिफाई कर दिया जाता है। बट मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है? आज के समय में टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है? मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल फीचर। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर along with the study of your CDE, that is your cell structure of cell development and the ecological information। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सी, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, क्या नहीं। सो ये कुछ एनसीईआरटी के लाइन है जो छूट जाता है। ओल्ड टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सीडी सेल डेवलपमेंटल एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बस। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी का कैटेगरीज। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी कैटेगरीज आपका टेक्सोनॉमी में हेल्प करता है उसी को आप बोलते हो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही आप कह देते हो टेक्सोनॉमिक हायरार्की, उसी को आप क्या कह दोगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन करोगे तो पर्टिकुलर कैटेगरी में डालोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म को, उसी कैटेगरी को आप कह देते हो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक। ठीक है, सो ओल्ड कैटेगरीज को आप क्या, जब सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे तो आप क्या बोलोगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मैं बोलूंगा स्पेसिस सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, किंगडम आपका हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या फिर किंगडम हाईएस्ट रैंक है, स्पेसिस लोअर रैंक है। ठीक है, और प्लूरल है टक्सा, सिंगुलर है टैक्सोन, याद रखना। ठीक है, प्लूरल है टक्सा और सिंगुलर है टैक्सोन। तो यही आप देखिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में देख रखा है, स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो इसके लिए एक लाइन होता है याद रखने के लिए, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, और फैमिली गेट सिक, ये लाइन याद रखना। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। और याद रखना इन केस ऑफ प्लांट डिवीजन कहते हैं, फाइलम नहीं कहते। प्लांट का केस में क्या कहोगे आप? डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट का केस में हम फाइलम नहीं कहते, प्लांट का केस में क्या कहोगे? डिवीजन कहोगे। क्लियर है? अब हम कुछ क्लासिफाई, कुछ स्टडीज करेंगे, हर कैटेगरी का 2-3 एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिस क्या होगा? जैसे सारा इंसान है, इंसान के बीच में रिप्रोड्यूस होता है, बच्चा प्रोड्यूस होता है, तो स्पेसिस का मतलब क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। सो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग का, फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कर दोगे? स्पेसिस। क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, फ्रीली रिप्रोड्यूस करना चाहिए एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा, उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोल दोगे? स्पेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा। और ये लोवेस्ट कैटेगरी है। और इसमें क्या होता है, अभी आपको सब याद रखना पड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा है, ये याद हो जाएगा, डोंट वरी, सब याद हो जाएगा नेक्स्ट वन बाय वन। और एक चीज देखो, स्पेसिस तो क्लोज, जैसे लायन, टाइगर, सिमिलरिटी है कि नहीं? दौड़ते तेज, दहाड़ते हैं, पंजे हैं, है ना, दांत बड़े बड़े हैं,
तो दे आर क्लोजली रिलेटेड, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को पर्टिकुलर जीनस में डालोगे, क्लोजली रिलेटेड जीनस को पर्टिकुलर फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली को पर्टिकुलर ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को पर्टिकुलर क्लास, क्लोजली रिलेटेड क्लास को पर्टिकुलर फाइलम और डिवीजन, एंड क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिवीजन को पर्टिकुलर एक किंगडम में डालते हो। तो ऐसा करके आप डालते चलोगे। तो इससे ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अनदर थिंग, दूसरा चीज कि आप जैसे स्पेसिस से ऊपर की ओर जाओगे, अब जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाओगे आपका कॉमन कैरेक्टर कमते जाता है, ठीक है। जैसे कि लायन टाइगर में कॉमन कैरेक्टर है कि नहीं है। अब लायन टाइगर कहाँ में आ जाएगा, एनिमल किंगडम में आ जाएगा। मछली कहाँ आएगा, एनिमल किंगडम में आएगा। अब क्या वहां कोई कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है, नहीं। तो ऊपर में जाओगे तो आपको जनरल कैरेक्टर मिलता है, जैसे सब में नोटोकॉर्ड है। तो याद रखिएगा, जैसे नीचे से ऊपर जाओगे आपका जनरल कॉमन कैरेक्टर कमते जाएगा और जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, एंड वाइस वर्सा जब उल्टा होगे तो। क्लियर है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, एंड अनदर थिंग, कॉमन कैरेक्टर का बेस में आप कहां तक भाग कर पाओगे, तो आप सिर्फ फैमिली तक ही भाग कर पाओगे। कॉमन कैरेक्टर का बेस में आप कहां तक भाग कर पाओगे, फैमिली तक। उसके ऊपर अगर आपको भाग करना है तो आप क्या करोगे, एग्रीगेट कैरेक्टर देखोगे। क्या करोगे, एग्रीगेट कैरेक्टर की मदद से भाग हो जाएगा। जैसे मान लो नोटोकोड है तो सबको कोडाटा फाइलम में डाल देंगे, उस प्रकार से। तो कॉमन कैरेक्टर तक कहां तक भाग कर पाओगे, फैमिली तक। उसके ऊपर भाग करना है तो क्या करोगे, एग्रीगेट कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है, हर चीज का एग्जांपल पढ़ना है। जैसे जीनस, जीनस में कौन आएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। अब इनका बस हमें एग्जांपल पढ़ते चलना है। जैसे कि मान लो पेंथेरा, पेंथेरा में आएगा लायन टाइगर एंड चीता, तो लियो पार्डस एंड टिग्रिस, ठीक है। लियो टिग्रिस एंड पार्डस। तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, पार्डस कौन सा जीनस में आएगा, तो पेंथेरा जीनस में आएगा, ठीक है। और प्लांट का एक एग्जांपल याद रखोगे। सो प्लांट का जीनस है सोलेनम, सोलेनम में कौन आ जाएगा, ट्यूबेरोसम आलू, टोमेटो का, एंड टोमेटो वाला एग्जांपल किताब में नहीं है, एंड मेलोंजिना, ठीक है, एंड निग्रम, निग्रम बैगन। सो सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबेरोसम एंड सोलेनम मेलोंजिना, ये तीन एग्जांपल आप याद रखिए ना। कौन से जीनस में आता है, सोलेनम जीनस में आता है, ठीक है। ये नीचे साइंटिफिक नेम इसका, ये भी नीचे है, ठीक है, ये भी नीचे है। नेक्स्ट फैमिली, फैमिली में कौन आ जाएगा, क्लोजली रिलेटेड जीनस। तो ये पढ़ना कि सोलेनेसी फैमिली में कौन आ जाता है। सोलेनेसी में आ जाता है आपका डीपीएस। कौन आ जाएगा, डीपीएस, याद रखिएगा ये डीपीएस, दैट इज दतुरा पेटूनिया एंड सोलेनम। दतुरा पेटूनिया एंड क्या, सोलेनम। कौन सा फैमिली, सोलेनेसी। फेलिडी में आ जाएगा आपका दो जीनस, दैट इज पेंथेरा एंड फेलिस। फेलिडी तो फेलिस, पेंथेरा तो आ ही रहा है। नेक्स्ट पढ़ना है आपका ऑर्डर। ऑर्डर में क्या हो जाता है आपका, क्लोजली रिलेटेड फैमिली से आ जाएगा। तो पोलिमोनियल्स ऑर्डर में याद रखना, पीसीएस। पोलिमोनियल्स में कॉन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, याद रखना, ये दो फैमिली ऑर्डर में इंक्लूड होगा। और एनिमल का कार्निवोरा में इंक्लूड होगा आपका कौन सा फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी, फेलिडी कैनिडी। और पोलिमोनियल्स जो होता है वो मेनली बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर में। पोलिमोनियल्स में क्लासिफिकेशन फ्लोरल कैरेक्टर का बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली बार बार पढ़ना पड़ेगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास में क्या आ जाता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाता है। जैसे कि क्लास डाइकोट में कौन सा ऑर्डर रहेगा, पोलिमोनियल्स एंड सेपिंडेल्स, ठीक है। एंड क्लास मेमिलिया में आ जाएगा आपका कौन सा ऑर्डर, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। तो इसका तीन एग्जांपल याद रखेगा। प्राइमेटा में मंकी, गोल्डन, जिबॉन्स, ये सब प्राइमेटा में ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्लोजली रिलेटेड क्लासेस कहाँ आ जाएगा, पर्टिकुलर फाइलम में आ जाएगा। जैसे कि इन केस ऑफ प्लांट हम डिवीजन कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा डाइकोट, मोनोकोट क्लास। और इसमें आ जाएगा आपका परम से याद रख लेना, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मेमिलिया, ध्यान रखिएगा। और ये सबको जो मैंने फाइलम कोडाटा में डाला है, किसके बेस में डाला है, क्या है कॉमन कैरेक्टर उनके बीच में, एग्रीगेट कैरेक्टर, दैट इज नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। इसके बेस में इन चारों को मैंने पांचों को डाल कर रख दिया कौन सा फाइलम में, कोडाटा में। एंड लास्ट किंगडम, तो किंगडम में तो आपको पता ही है, एनिमल किंगडम में सब आ जाएगा आपका, सिलेंट्रा, दैट इज पोरिफेरा, सिलेंट्रा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिथेरा, एस्केलेनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोर्डाटा। और आपका डेट इज प्लांट में तो डिवीजन रहेगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और भी है, देखते रहोगे। सो ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है टाइगर का, जैसे कि पकड़ लो। तो बस ओवरऑल टाइगर का बात कर ही लेते हो, पता ही है जीनस क्या है, पेंथेरा, स्पीशीज क्या है, टिग्रिस, फैमिली है फेलिडी, ऑर्डर है कार्निवोरा, क्लास है मेमिलिया, कोर्डाटा, एंड किंगडम क्या है, एनिमेलिया। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, इस साल क्वेश्चन यहीं से आएगा इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको याद रखना है। एक बार पढ़ लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या है मेन का, तो चार का हमको पढ़ना है बेसिकली, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। तो मेन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो जीनस क्या है, होमो, याद रखना, होमो तो होमिनिटी, फैमिली होमो तो होमिनिटी।
हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का ना जीनस क्या है, मस्का तो मस्किडी, ऐसे याद रखना। तो दो है, ह्यूमन का होमो होमिनिडी, मस्का है तो मस्किडी, क्या है मस्किडी। उसके बाद यहाँ याद रखिएगा दिया, इंसेक्ट के लिए याद रखना, हाउस फ्लाई के याद रखना है हाउस फ्लाई दिया, ठीक है, हाउस फ्लाई दिया। और यहाँ के लिए आप याद रखना पीएमसी, क्या याद रखोगे पीएमसी। तो हम लोग का पीएम चाय वाला थे, ऐसे याद रख लेना। हम लोग का पीएम क्या थे, चाय वाला थे। पीएम होमो तो इंसान ही है ना, तो इंसान जो पीएम थे हम लोग का मोदी जी, वो क्या थे, चाय बेचते थे पहले। तो हम लोग का पीएम चाय वाला थे, ऐसे याद रख लेना। डेट इज प्राइमेटा, ऑर्डर क्लास क्या है मेमेलिया, एंड चाय ची और से याद रख लेना कोर्डेटा। तो ये याद रखना चाहिए। फिर डिया से है डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, खूब इंपॉर्टेंट, डिप्टेरा से खूब सवाल आता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम याद रखना मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा। और फैमिली याद रखना, मैंगो का जूस हार्ट के लिए ठीक है तो कार्डियक ऑर्डर है तो एनाकार्डियेसी, याद रख लेना। और देखो मैंगो एंड व्हीट ये दो क्या है आपका फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट किस में आता है, एंजियोस्पर्म में। और एक कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जो एनाटॉमी में आपको पता चलेगा कि प्लांट में देखो एक ऐसा ग्रोथ होता है इसका कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एक प्लांट में ऐसा ग्रोथ होता है इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के वजह से प्लांट मोटा होता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट में दिखता है, मोनोकोट में नहीं होता, क्योंकि मोनोकोट के पास कैम्बियम नहीं होता। वो आप एनाटॉमी में अच्छे से समझोगे। अभी बस याद रखो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, और ये सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में नहीं होता, इसलिए ज्यादातर मोनोकोट प्लांट पतले पतले होते हैं। तो मेजोरिटी टाइम ज्यादातर समय तुम प्लांट को देख के बता सकते हो मोनोकोट है ना डाइकोट। अगर पतला पतला है तो मोनोकोट, ऐसा ग्रोथ दिखा रहा है बहुत तो आप समझ जाओगे डाइकोट। तो बताओ मैंगो तो ऐसा ग्रो करता है बहुत मोटा होता है तो मैंगो क्या है डाइकोट। व्हीट तो पतला होता है तो वो क्या हो जाएगा मोनोकोट। सो दोनों फ्लावरिंग प्लांट है तो देखो आराम से याद हो गया एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये डाइकोट और व्हीट पतला होता है तो मोनोकोट। बस मैंगो का फैमिली एनाकार्डियेसी और ऑर्डर को बोलते हैं सेपिंडेल्स। और यहाँ में एक लाइन याद रख लेना अंग्रेजी मंथली पोट्रिका, अंग्रेजी मंथली पोट्रिका एक लाइन याद रख लेना व्हीट के लिए, दैट इज एंजियोस्पर्म मोनोकोट। और पुयो से रखना पोइल्स पोएसी, पोइल्स पोएसी, ट्रिटिकम एस्टिबम, साइंटिफिक नेम याद रखना ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कॉपी करके, और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। साइंटिफिक नेम तो ये याद ही रखना है आपको, उसके अलावा सफिक्स भी आपको याद रखना है। तो सफिक्स में आपको बता देता हूँ, देखिए याद रखिएगा, एनिमल का फैमिली का सफिक्स आईडीएई होता है, एनिमल का फैमिली का सफिक्स क्या होता है आईडीएई। प्लांट का फैमिली का सफिक्स होता है एसीएई, एसीएई, ठीक है। प्लांट का ऑर्डर का सफिक्स होता है एएलएस, एएलएस। तो एएलएस आ गया तो आप समझना वो ऑर्डर है, जैसे सेपिंडेल्स, पोएल्स, पोलिमोनियल्स, ठीक है। और एनिमल का ऐसा कोई ऑर्डर का सफिक्स नहीं है। तो ये सब सफिक्स याद रखेगा, एनिमल का फैमिली का, प्लांट का फैमिली का, एंड प्लांट का ऑर्डर का। तो आई होप इसके साथ आपका एवरीथिंग क्लियर है, चाहे आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो या फिर आप ये नोट्स देख लो या इसका स्क्रीनशॉट मार लो, या फिर अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपका। तो क्लियर है आपको, क्लियर आपका, आई होप ये रिवीजन हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, नीट उनका भी क्लियर हो, ये बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा, इतना पढ़ो सफिशियंट है और याद करने का तरीका है हम देख लेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।